मैं मोहम्मद अकरम शेख, जिला अभियोजन अधिकारी इंदौर। साथियों, आज इस ई ट्रेनिंग के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के उन आदेशात्मक प्रावधानों के संबंध में जिनका अनुसंधान में पालन किया जाना आवश्यक है। जब भी किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई दंडनीय अपराध घटित किया जाता है तो उस अपराध का विचारण उस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। यदि वह अधिनियम उस अनुसंधान की प्रक्रिया के संबंध में मौन है, तब हम दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप उस प्रकरण का अनुसंधान करते हैं और विचारण भी करते हैं। एनडीपीएस एक्ट एक विशेष विधि है। उस विशेष विधि में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध घटित होते हैं, उन अपराधों के अनुसंधान की प्रक्रिया बताई गई है। जब भी हम एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसी अपराध का अनुसंधान करेंगे, उस अनुसंधान में उन प्रक्रियात्मक संबंधी प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होता है। ये प्रक्रियात्मक संबंधी प्रावधान, जिन्हें हम आदेशात्मक प्रावधानों के रूप में जानते हैं, एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 41, 42, 50, 52, 55 और 57 में उन आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिनका अनुसंधान में पालन किया जाना आवश्यक है। हम इन प्रावधानों को क्यों आदेशात्मक प्रावधान कह रहे हैं? क्योंकि प्रक्रिया संबंधी प्रावधान दो प्रकार के होते हैं। एक प्रावधान होते हैं निर्देशात्मक प्रावधान और एक होते हैं आदेशात्मक प्रावधान। जो निर्देशात्मक प्रावधान होते हैं उनका अगर हमने पालन नहीं भी किया, अगर हमने पालन कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पालन नहीं भी किया तो उससे प्रकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो आदेशात्मक प्रावधान होते हैं, उन आदेशात्मक प्रावधानों का पालन अक्षरशः सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। यदि उन आदेशात्मक प्रावधानों का पालन हमारे द्वारा नहीं किया गया तो उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रकरण पर पड़ना स्वाभाविक होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी कई न्याय दृष्टांतों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एनडीपीएस एक्ट के आदेशात्मक प्रावधानों का अपालन आरोपी की दोषमुक्ति होगा। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सेक्शन 41 की। धारा 41 में ये बताया गया है कि जब भी इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के आरोपी की गिरफ्तारी की जाना है या किसी भवन की, किसी स्थान की तलाशी ली जाना है, तो वो गिरफ्तारी और तलाशी हम बिना वारंट के नहीं कर सकते। हमें जब भी यह विश्वास, जो सीजर ऑफिसर है, उसे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है, किसी आरोपी की गिरफ्तारी करना है, किसी स्थान की तलाशी लेना है, तो पहले उसे सेक्शन 41 के अंतर्गत वारंट प्राप्त करना होगा। ये वारंट प्राप्त करने की शक्ति सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है। सेक्शन 41 के सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के उन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अथवा किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए अधिकार पत्र या प्राधिकार पत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है। तो जब भी सूचना प्राप्त होती है इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के किए जाने के संबंध में, तो जो पुलिस ऑफिसर्स है वो पहले सेक्शन 41 में अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट प्राप्त करेगा और उसके उपरांत ही वो संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी और संबंधित स्थान की तलाशी करेगा। अगर उसके द्वारा सेक्शन 41 के अंतर्गत अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट प्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई की जाती है तो वो ये माना जाएगा कि उसके द्वारा सेक्शन 41 के आदेशात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे प्रकरण पे पड़ेगा, जिसका परिणाम आरोपी की दोषमुक्ति होगा। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे सेक्शन 42 में। सेक्शन 42 जो है वो वास्तव में सेक्शन 41 का एक अपवाद है। जैसा भी हमने चर्चा करी, 41 में हम बिना वारंट के, सर्च वारंट के, अरेस्ट वारंट के हम कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन 42 में वो परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनके अंतर्गत हम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, सर्च, किसी स्थान की तलाशी के लिए हमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है और बिना वारंट प्राप्त किए हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं और किसी स्थान की तलाशी भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो आदेशात्मक प्रावधान है वो ये है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर्स को इस संबंध में सूचना प्राप्त होती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है और उसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करना है, किसी स्थान की तलाशी लेना है और उसको लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर वो वारंट प्राप्त करेगा या सर्च वारंट प्राप्त करेगा तो स्वाभाविक है उसमें विलम्ब होगा और विलम्ब का परिणाम ये होगा कि या तो आरोपी उस स्थान से भाग जाएगा या जो वस्तु, जो साक्ष्य हमें
कलेक्ट करना है, जिसकी हमें जब्ती करना है तलाशी के द्वारा, वो अफरा तफरी कर देगा। तो वो जो भी कारण हैं, वो जो भी परिस्थितियाँ हैं जिनके अंतर्गत वो बिना वारंट के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और किसी स्थान की तलाशी, भवन आदि की तलाशी करना चाहता है, तो पहले वो उन कारणों को लेखबद्ध करेगा। यहाँ पर लेखबद्ध करना अनिवार्य है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सर्च वारंट प्राप्त न कर पाने का पंचनामा। तो यहाँ पर जब भी उसे धारा 42 के अंतर्गत बिना वारंट की कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, तो पहले वो धारा 42 के अंतर्गत सर्च वारंट प्राप्त न कर पाने का एक पंचनामा बनाएगा और उस पंचनामे के अंदर उन कारणों का उल्लेख करेगा, उन परिस्थितियों का उल्लेख करेगा जिनमें वो बिना वारंट के कार्रवाई करना चाहता है। जब वो बिना वारंट के कार्रवाई करने की स्थिति में वो अपना पंचनामा बना लेगा, तो जो सर्च वारंट प्राप्त न कर पाने का जो उसने पंचनामा बनाया है, उसकी एक प्रति उसे धारा 42 के प्रावधानों के अनुरूप 72 घंटे के अंदर अंदर अपने इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर को देना होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में। तो जो पुलिस है, पुलिस का जो इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर होता है, वो सुपीरियर ऑफिसर होता है उसका CSP। उसे 72 घंटे के अंतर्गत इस सर्च वारंट प्राप्त न कर पाने के कारणों की एक प्रति CSP को देना होगी। अब हम चर्चा करें कि प्रति देने का तरीका क्या है। हम कब कहेंगे कि हमने धारा 42 का पालन कर लिया? जो भी हम सर्च वारंट प्राप्त करने की जो पंचनामा हमारे द्वारा बनाया गया है, वो 2 प्रतियों में बनाएंगे। उसकी एक प्रति थाने से संबंधित कांस्टेबल लेकर रवाना होगा CSP कार्यालय के लिए। वो अपनी विधिवत रोजनाम तसाना में रवानगी दर्ज करेगा। उसकी प्रति को लेकर वो जाएगा CSP ऑफिस। CSP ऑफिस में जब उसकी कॉपी देगा धारा 42 के पंचनामे की, सर्च वारंट प्राप्त न कर पाने के पंचनामे की, तो CSP ऑफिस के जो संबंधित रीडर होता है उससे वो उसकी रिसिप्ट लेगा। और उस रिसिप्ट पे हमें ध्यान रखना है कि उस रिसिप्ट पे डेट और टाइम दोनों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि इस डेट और टाइम से हम बता पाएंगे कि हमने 72 घंटे के अंदर अंदर ये सूचना CSP ऑफिस को दे दी थी। फिर वो CSP ऑफिस का रीडर जब उसको प्राप्त कर लेगा, रिसीव कर लेगा, तो CSP कार्यालय में जो रजिस्टर रखा जाता है जिसमें कार्यालयीन दस्तावेजों का आवक और जावक किया जाता है, उसके अंतर्गत वो उसको आमद करेगा और आमद करने के बाद उस पर उसका इंद्राज नंबर डालेगा कि किस नंबर पे उसको आमद किया गया है। वो कांस्टेबल जो थाने से रवाना हुआ था सर्च वारंट की प्रति प्राप्त न कर पाने के पंचनामे की प्रति लेके, वो वापस थाने आएगा। थाने आके अपने वापसी दर्ज करेगा। वापसी दर्ज करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसके 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। और जो CSP ऑफिस का रीडर है जिसे धारा 42 के पंचनामे की हमारे द्वारा कॉपी दी गई है, उसके उस रीडर के भी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। CSP कार्यालय के जिस रजिस्टर में उसको आमद किया गया उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करेगा। और ये सारी कार्रवाई करने के बाद ये सब सारे दस्तावेज जब हम चार्जशीट न्यायालय में पेश करेंगे उसके साथ संलग्न करेंगे। जब हम इतनी पूरी कार्रवाई कर लेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे द्वारा धारा 42 के आदेशात्मक प्रावधानों का पालन कर लिया गया है। यदि हमारे द्वारा धारा 42 में बताए गए प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है और अगर इसका अपालन होता है, तो इस अपालन का प्रभाव आरोपी की दोष मुक्ति होगा, जिसे गोपाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ MP के मामले में ये स्पष्ट कर दिया गया कि धारा 42 के आदेशात्मक प्रावधानों का अपालन आरोपी की दोष मुक्ति होगा। और सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रकरण दोष मुक्त होते हैं वो धारा 42 के प्रावधानों के अपालन के कारण ही हो रहे हैं। साथियों, मैं एक बात और बताता चलूँ, धारा 42 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के उन अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे धारा 50 के आदेशात्मक प्रावधानों के संबंध में। NDPS एक्ट के जो आदेशात्मक प्रावधान है, मेरा मानना है कि उसमें धारा 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। जब भी कोई सीजर ऑफिसर्स, चाहे वो सेक्शन 41 में वारंट के साथ कार्रवाई कर रहा हो, चाहे सेक्शन 42 में बिना वारंट के कार्रवाई कर रहा हो, चाहे सेक्शन 43 के अंतर्गत वो कार्रवाई कर रहा हो, जब भी उसे किसी व्यक्ति की तलाशी लेना है तो उसकी तलाशी लेने से पहले धारा 50 के द्वारा उस अभियुक्त को जो अधिकार प्रदत्त किया गया है उस अधिकार से उसे अवगत कराना होगा। और इस अधिकार को आरोपी को प्रदत्त धारा 50 के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। हमें सीजर ऑफिसर्स को उस अभियुक्त की तलाशी लेने से पहले उसे इस बात से अवगत कराना होगा कि उसे यह अधिकार है कि वो
चाहे तो अपनी तलाशी निकटतम राजपत्रित अधिकारी से या निकटतम मजिस्ट्रेट से भी करवा सकता है। यहाँ पर उसे उसके इस अधिकारों से अवगत कराना आवश्यक है। यहाँ पर मैं विशेष रूप से एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा। पहले क्या होता था कि जब हम धारा 50 का सूचना पत्र आरोपी को देते थे तो उसमें इस बात का उल्लेख करते थे कि आरोपी अगर चाहे तो वो अपनी तलाशी निकटतम राजपत्रित अधिकारी से या मजिस्ट्रेट से भी करवा सकता है, या चाहे तो मुझ सीजर ऑफिसर से भी वो तलाशी करवा सकता है। इस प्रकार हम उस धारा 50 के सूचना पत्र में उसे एक तीसरा विकल्प देते थे कि वो चाहे तो मुझसे भी अपनी तलाशी करवा ले। लेकिन अभी हाल ही के कुछ मामले ऐसे आए जिसमें ये जो तीसरा विकल्प दिया जा रहा है कि वो संदिग्ध व्यक्ति चाहे तो सीजर ऑफिसर से भी अपनी तलाशी करवा सकता है। अगर हम ये तीसरा विकल्प देते हैं तो ये धारा 50 के अनुरूप नहीं होगा। और इसी बात का उल्लेख हाल ही में राजस्थान वर्सेस परमानंद के मामले में किया गया है कि अभियुक्त को तलाशी के पहले ये तीसरा विकल्प नहीं दिया जाएगा। अर्थात जब भी हम अभियुक्त की तलाशी लेंगे तो इसे सिर्फ इसी अधिकार से अवगत कराएंगे कि उसे ये अधिकार है कि वो अपनी तलाशी निकटतम राजपत्रित अधिकारी से या मजिस्ट्रेट से भी करवा सकता है। और अगर हमने उसको ये विकल्प दिया और उसने अपने इस विकल्प का चयन करते हुए ये निर्णय लिया कि वो तो अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी से या मजिस्ट्रेट से ही करवाएगा, तो अब सीजर ऑफिसर्स को ऐसी स्थिति में उसकी तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब सीजर ऑफिसर्स को उस अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना होगा और उसके समक्ष उसकी तलाशी करवाना होगी। लेकिन धारा 50 में एक अमेंडमेंट किया गया धारा 50 की उपधारा 5 के रूप में, और उपधारा 5 के रूप में ये अमेंडमेंट किया गया कि अगर आरोपी ने इस अधिकार का चयन किया कि वो अपनी तलाशी निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाना चाहता है, किंतु उसके पास जो ड्रग्स है, जो स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ है, वो उस ड्रग्स को उस आरोपी से अलग किए बिना मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाया जाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो सीजर ऑफिसर्स उन कारणों को लेखबद्ध करेगा और उसका पंचनामा बनाएगा, और वो लेखबद्ध करने के उपरांत अब वो सीजर ऑफिसर्स स्वयं उस अभियुक्त की, उस संदिग्ध की तलाशी ले सकता है। लेकिन अगर उसके द्वारा सीजर ऑफिसर्स के द्वारा धारा 50 की उपधारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है तो वो जो कारण उसने अपने विश्वास के कारण जो लेखबद्ध किए हैं उसकी सूचना भी धारा 50 के अंतर्गत उसे 72 आवर्स के अंदर अंदर अपने इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर्स को देना होगी। साथियों, हम फिर वापस पीछे आते हैं कि हम जो सीजर ऑफिसर्स है वो उस आरोपी की तलाशी तब तक नहीं लेगा जब तक उस आरोपी ने स्वयं ने उस सीजर ऑफिसर से तलाशी करवाने की सहमति न दे दी हो। जब अगर सीजर ऑफिसर्स को उस अभियुक्त ने ये जब अभियुक्त को उसके इस अधिकार से अवगत करा दिया कि वो अपनी तलाशी निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवा सकता है, किंतु अभियुक्त इस बात के लिए सहमति दे देता है कि वो तो अपनी तलाशी सीजर ऑफिसर से करवाने के लिए सहमत है, तो सीजर ऑफिसर्स उस संदिग्ध व्यक्ति से, उस अभियुक्त से उसकी सहमति प्राप्त कर लेगा। और ये सहमति अभियुक्त यदि साक्षर है, पढ़ा लिखा है और लिखना पढ़ना जानता है तो उसी से लिखित में ये सहमति प्राप्त की जाएगी। और लिखित में सहमति प्राप्त करने के उपरांत लेकिन अगर वो निरक्षर है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो वो जो हमारे पंच साक्षी हैं उनकी उपस्थिति में इस बात का प्रश्नांकन किया जाएगा कि अभियुक्त के द्वारा, संदिग्ध के द्वारा अपने स्वयं की तलाशी सीजर ऑफिसर से करवाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। और ये सारी कार्रवाई करने के उपरांत अगर अभियुक्त ने अपनी तलाशी करवाने की सहमति सीजर ऑफिसर्स को दे दी है तो अब सीजर ऑफिसर्स उसकी अभियुक्त की तलाशी ले सकता है। अन्यथा अगर उसने अपनी सहमति नहीं दी है तो सहमति के अभाव में सीजर ऑफिसर्स को उसकी तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि धारा 50 के जो प्रावधान है, ये धारा 50 के प्रावधान केवल व्यक्ति के शरीर की तलाशी पर ही लागू होते हैं। व्यक्ति के द्वारा ले जाए जाने वाले बैग, झोले, वाहन
आदि की तलाशी के संबंध में धारा 50 के ये प्रावधान लागू नहीं होते। जनरल सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि धारा 50 के प्रावधान व्यक्ति के शरीर की तलाशी पर ही लागू होते हैं। उसके द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तु, बैग, झोला आदि पर ये प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए जब भी हम इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे तो हमें धारा 50 के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। एक चीज़ और जो मुझसे, जब हम अभियुक्त को धारा 50 का सूचना पत्र देते हैं तो वो सूचना पत्र भी 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जो जिससे हम उसको अधिकारों से अवगत करा रहे हैं। एक कॉपी हम उसको देंगे और जो हमारे पास कॉपी है उस पर हम उसकी रिसीविंग लेंगे और ये कॉपी हम उसको देंगे। और एक जनरल जो एक मिसिंग होता है कि हमने धारा 50 का पालन तो कर लिया, धारा 50 का पालन करने के बाद हमने उसकी एक कॉपी उसको दे दी, उसकी हमने तलाशी ले ली, उसके पास से जो माल मिला वो हमने जब्त कर लिया, उसको सैंपलिंग कर ली, उसको नमूने को सील कर दिया, सील करके हमने आर्टिकल हमारे जब्त कर लिए और जब्त करने के उपरांत हम आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। जब हम आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो उस समय आप देखेंगे गिरफ्तारी के पशनामे में एक कॉलम होता है जिसमें जामा तलाशी का हम उल्लेख करते हैं। ज़्यादातर मामलों में जब हमारे सामने प्रकरण आते हैं तो हम देखते हैं कि वो जामा तलाशी का जो कॉलम है वो निरंक लिखा होता है। क्यों भाई निरंक क्यों है? जब हमने धारा 50 का सूचना पत्र उसको दिया था तलाशी लेने के पहले, तो गिरफ्तारी में जामा तलाशी में वो धारा 50 का सूचना पत्र हमें प्राप्त होना चाहिए जिसका उल्लेख गिरफ्तारी के उस कॉलम में, जामा तलाशी वाले कॉलम में किया जाएगा। साथियों, अभी हमने चर्चा की धारा 50 के आदेशात्मक प्रावधानों को, पर मैं साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि एक आपने सुना होगा चांस रिकवरी। ये चांस रिकवरी क्या होती है? क्या चांस रिकवरी हुई है तो क्या चांस रिकवरी में किन आदेशात्मक प्रावधानों का पालन करना होगा और किन का नहीं होगा? क्या होता है कि कई मरतबा पुलिस चेकिंग में या अन्य कहीं इंतजाम में लगी होती है और उसी समय जिस कोई संदिग्ध उनको दिखा और वाहन चेकिंग के दौरान या अन्य किसी चेकिंग के दौरान उन्होंने किसी संदिग्ध को रोका और रोकने पे उसकी तलाशी ली। उनको नहीं पता था कि इसके पास क्या मिलने वाला, लेकिन जब उसकी तलाशी ली तो जब उसको संदिग्ध लगा, उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कोई ड्रग्स मिल गई। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे वो ड्रग्स मिली तो अब क्या करेंगे? क्या यहाँ पे आदेशात्मक प्रावधानों का पालन करना होगा या नहीं? तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ऐसी चांस रिकवरी में जो धारा 41 की हमने बात करी, धारा 42 की जो हमने बात करी, धारा 50 की हमने जो बात करी, उसका पालन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये चांस रिकवरी में हमें ड्रग्स मिली है। लेकिन जब हमें चांस रिकवरी में कोई ड्रग्स मिल गई और हमने ड्रग्स मिलने के बाद जैसे वो ड्रग्स मिली तो इससे लेके बाद के जितने भी प्रावधान हैं उनमें आदेशात्मक प्रावधानों का पालन किया जाएगा। अर्थात जो जब्ती करना है, नमूने कैसे करना है, धारा 55 का पालन करना है, धारा 57 का पालन करना है, धारा 52 का पालन करना है, इन सभी की कार्रवाई की जाना अनिवार्य होगा। एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर हमें चांस रिकवरी में कोई ड्रग्स मिल गई और हमने उसके पास से बरामद कर ली, लेकिन यहाँ हमें लगता है कि इस व्यक्ति के शरीर की तलाशी लेने पर हमें और भी ड्रग्स मिलने की संभावना है, तो अब यहाँ पर हम जो चांस रिकवरी में हमें जो ड्रग्स मिली है उसके बाद जो हमें उसकी तलाशी लेना है तो यहाँ पर अब हमें धारा 50 के पालन को भी सुनिश्चित किया जाना होगा और उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे धारा 55 के आदेशात्मक प्रावधानों के संबंध में। अगर हम न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि जो दोषमुक्ति होती है उन दोषमुक्तियों का एक कारण धारा 55 का अपालन भी है। जब घटनास्थल पर सीजर ऑफिसर ड्रग्स को जब्त कर लेता है, जब्त करने के उपरांत वो मौके पे ही उसकी नमूना निकाल लेता है सीजर ऑफिसर और मूल माल और नमूने सैंपल को वो घटनास्थल मौके पर ही सीज करके उनको सील कर लेता है और सील करके उनको जब्त कर लेता है और जब्त करने के उपरांत वो वापस थाने पे आ जाता है। जब वो वापस मई माल के थाने पे आता है तो यहाँ से शुरू होते हैं धारा 55 के प्रावधान। धारा 55 के प्रावधानों के अनुसार जो घटनास्थल से जो मुद्देमाल और जो नमूने के पैकेट सील करके थाने पर लाए गए हैं वो आर्टिकल, हमारे पास 3 आर्टिकल रहते हैं, एक मूल माल और 2 नमूने के सैंपल। इन तीनों आर्टिकलों को थाना प्रभारी की सील से पुनः सीलबंद किया जाएगा। ये पुनः सीलबंद करने का कार्य एससीएम के द्वारा किया जाता है। एससीएम
उस तीनों आर्टिकल को थाना प्रभारी की सील से पुनः सीलबंद करेगा। यहाँ पुनः सीलबंद करने से तात्पर्य ये नहीं है कि घटनास्थल पे जो आर्टिकल सील किए गए थे उनको खोल के फिर से सीलबंद करना। जिस सीलबंद अवस्था में सीजर ऑफिसर्स के द्वारा जो तीनों आर्टिकल थाने पे लाए गए थे उन्हें सीलबंद अवस्था में ही थाना प्रभारी की सील से पुनः सीलबंद किया जाएगा। और पुनः सीलबंद करने के बाद एससीएम उसको मालखाना में सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के पहले वो जो मालखाना का रजिस्टर होता है उस मालखाना के रजिस्टर में उसका इंदराज करेगा। इंदराज करने के उपरांत एससीएम के द्वारा ये जो पूरी कार्रवाई पुनः सीलबंद की जा रही है इसकी संबंधित रोजनामचे में रिपोर्ट भी डालेगा। और रिपोर्ट डालने के बाद जब हम चार्जशीट पेश करेंगे तो उस चार्जशीट के साथ ये एससीएम का स्टेटमेंट जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि उसने माल को पुनः सीलबंद किया गया, रोजनामचा साना की रिपोर्ट जिसमें माल को पुनः सीलबंद करने का उल्लेख किया गया और वो मालखाना रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें एससीएम के द्वारा माल का इंदराज किया गया है, ये भी हमें अपनी चार्जशीट के साथ न्यायालय में पेश करना होगी। जब हम ये पेश कर देंगे तब यह हम प्रमाणित करने में सफल रहेंगे कि हमारे द्वारा धारा 55 के आदेशात्मक प्रावधानों का पालन कर लिया गया है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे धारा 57 के आदेशात्मक प्रावधानों के संबंध में। जब सीजर ऑफिसर्स के द्वारा मौके पे जो कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई करने के बाद वो थाने आता है, थाने पे वापसी दर्ज करता है, वापसी दर्ज करने के उपरांत वो एफआईआर रजिस्टर करता है। ये सारी कार्रवाई जो उसके द्वारा मौके पे थाने से रवाना होके मौके पे जाके की और वापस थाने पे आया, इस बीच में थाने से रवाना होने के लेके वापस थाने आने तक के द्वारा जो उसने पूरी कार्रवाई की गई, इस संपूर्ण कार्रवाई की एक रिपोर्ट धारा 57 के अंतर्गत उस ऑफिसर्स को अपने इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर्स को देना होगी। अर्थात पुलिस अगर अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई है तो ये सूचना देना होगी सीएसपी को। और ये धारा 57 की जो स्पेशल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, ये धारा 57 की स्पेशल रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर सीएसपी कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इसका जो तरीका है जाने का वो भी वही कि थाने का कांस्टेबल धारा 57 की रिपोर्ट लेके रवाना होगा, उसकी रवानगी दर्ज होगी, वो सीएसपी ऑफिस पहुंचेगा, सीएसपी के रीडर को उसकी कॉपी देगा, सीएसपी के रीडर से उसकी रिसीविंग लेगा जिस पर डेट एंड टाइम होंगे, सीएसपी का रीडर उसको अपने आवक जावक रजिस्टर में आमद करेगा, वो कांस्टेबल की वापसी होगी, सीएसपी के रीडर के 161 के स्टेटमेंट होंगे। ये सारी कार्रवाई जब हम कर लेंगे और ये सारी कार्रवाई करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि सब कार्रवाई 48 आवर्स के अंदर अंदर की जाना है। जब हम सारी कार्रवाई कर लेते हैं तो हम ये कह देंगे कि हाँ, हमने धारा 57 का पालन कर लिया। साथियों, यदि धारा 57 का पालन नहीं करता है, धारा 55 का पालन नहीं किया जाता है तो इस संबंध में भी ठंडीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 55 और 57 का अपालन आरोपी की दोष मुक्ति होगा। साथियों, यहाँ पर हमने संक्षिप्त में एनडीपीएस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पे प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि जब भी आप एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों की स्क्रूटनी करेंगे या इन प्रकरणों का न्यायालय में संचालन करेंगे तो ये जो हमारे द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पर आपको सहायक सिद्ध होगी और निश्चित ही हमारे प्रकरणों में दोषशुद्धि सुनिश्चित होगी। इन्हीं आशा के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।